वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे सेल साइकिल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। इसमें है एपोप्टोसिस और साथ में कैंसर। देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पर वीडियो प्ले करूँगा तो उससे पहले मैं आप सभी को पता होगा टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। तो आपको एक बार उस पीडीएफ को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको समझने में आसानी होती है। क्योंकि देखो, ये आपके लिए मुझे लगता है नई चीज़ें हैं। बीएससी में इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा और किसी भी बुक में इतना डिटेल में आपको नहीं होगा। ओके, तभी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आप एक बार खुद रीड कर लीजिए। उसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है, जिससे आपको होता क्या है, आप में नई नई चीज़ें आपको दिमाग में घूमती हैं कि ये बी एच के कहाँ से आ गया, अब यहाँ पर एफ ए डी डी कहाँ से आ गया। ठीक है, तो एक बार रीड कर लीजिए आप। उसके बाद आपको इस वीडियो को वॉच करना है। तो एक बार इस वीडियो को पढ़ सकते हो, उसके बाद आप वीडियो देख सकते हो, नहीं तो आप देखना तो देख लीजिए, बट आपके लिए अच्छा है वो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस होती क्या है? ये आपकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ, किसी सेल का मरना। बट कैसे मरना? प्रोग्राम्ड मरना। कि ऐसा नहीं है कि सीधा आपको एक थप्पड़ मारा, आपका सेल टूट गया, आप खत्म हो गए सेल, ऐसा नहीं होगा इस केस में। इस केस में ये प्रोग्राम्ड होगा, ये खुद सेल साइकिल सिग्नल भेजेगा कि अब इस सेल को मरना है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। Cell death can be fundamentally divided into accidental cell death and programmed cell death। यदि आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि सेल डेथ में दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्सीडेंटल सेल डेथ। एक्सीडेंटल सेल डेथ यानी नेक्रोसिस। यदि देखो, अभी कोई एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति को मुक्का मारता है। मुक्के मारने से उसके जो यहाँ पर स्किन है माउथ के साइड, वो टूट जाती है, मान लीजिए फट जाती है। तो अब हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सीडेंटल सेल डेथ, यानी नेक्रोसिस है, हम उसको बोलेंगे नेक्रोसिस। बट अगर फिंगर है, फिंगर के जो आप सभी को पता होगा ग्रूव्स पड़े होते हैं। जब हम एम्ब्रियो होता है तो एम्ब्रियो में ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो में एक गोल आपके, जैसे आप मुट्ठी बांटते हो, बस वैसा आपका होता है। बट थोड़ा थोड़ा टाइम बीता जाता है, अंदर पार्ट कम से कम 7 मंथ तक, तो आप में वहाँ पर रिजिज पड़ने पड़ जाते हैं, जैसे आपके फिंगर बनने स्टार्ट होती है। तो जो फिंगर में सेल गायब हो रहे हैं ना बीच बीच में, हर एक फिंगर में आपको गैप दिख रहा है, हर एक फिंगर में आप देखिए गैप है। तो ये गैप आपका एपोप्टोसिस के वजह से वजह है, क्योंकि यहाँ पर सेल को खाया गया है यहाँ पर। बट कैसे खाया है? प्रोग्राम सेल डेथ है। ओके, इसका एग्जांपल एक और दूं तो टेडपोल आपने देखा होगा। टेडपोल में आप सभी को पता होगा ये एक फ्रॉग का लार्वा है। इसमें एक पूंछ होती है जब ये बच्चा होता है, ठीक है। टेडपोल जब लार्वा होता है ना, आपको तो देखो टेडपोल एक लार्वा है, तो इसमें एक पूंछ होती है। बट जैसे 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 एज बढ़ती जाती है, ये एक मेंढक बनते जाता है, तो ये पूंछ इसकी खत्म हो जाती है, ठीक है। पूंछ खत्म हो जाती है तो ये कैसे खत्म होगी? ऐसे किसी ने काटी थोड़ी ना, ये किसी पत्थर से टकरा के टूटी। वो टूटी एपोप्टोसिस से, मतलब उसकी हो गई प्रोग्राम्ड सेल डेथ, खुद करवाई है वो सेल डेथ सेल ने। ओके, तो खुद कैसे करवाता है? दो पाथवे, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेक्रोसिस की, मैंने बात कर ली है। प्रोग्राम सेल डेथ की मैंने बात कर ली है। उसके बाद हम देखेंगे आपकी मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस की मैं एक और चीज़ बता दूं, इसमें सेल बाहर की तरफ नहीं निकलता। देखो, किसी को मैंने मारा, उसके मुंह से खून निकला, उसका सेल टूटा, तो सेल कहाँ होगा? सेल ब्रस्ट होगा और सारा साइटोप्लाज्म बाहर निकलेगा। तो ये केस होता है नेक्रोसिस के केस में, यानी एक्सीडेंटल सेल डेथ में। बट इन द केस ऑफ द एपोप्टोसिस, नॉट एनी सेल ब्रस्ट, सेल फटेगा नहीं, अंदर अंदर सेल को खाया जाएगा, बट सेल फटेगा नहीं, बाहर की तरफ मटेरियल नहीं निकलेगा इन द केस ऑफ एपोप्टोसिस। तो जहाँ तक पहले आप समझो कि एपोप्टोसिस हुई क्या। एपोप्टोसिस सेल की डेथ है, सेल का मरना है, बट ये प्रोग्राम्ड है। सेल खुद सिग्नल भेजेगा कि इस सेल को भाई अब खत्म होना है। ओके, और लगातार थाउजेंड्स ऑफ सेल डेली के हमारे नष्ट हो रहे हैं थ्रू एपोप्टोसिस। बात करें नेक्रोसिस की, तो नेक्रोसिस में आपका एक्सीडेंटल सेल डेथ है। यदि आप गिर गए, चोट लग गई, आपके घुटने का जो ऊपरी हिस्सा है, वहाँ से थोड़ी सी स्किन पील ऑफ हो गई, ठीक है, थोड़ी सी आपकी स्किन उचट गई, ठीक है, तो उधर क्या होगा? उधर हो जाएगी आपकी नेक्रोसिस, यानी सेल का क्या हो गया वहाँ पर? डेथ हो गई। सेल सेल डेथ हुई, बट इन केस ऑफ एपोप्टोसिस हम उसको नहीं कह सकते, क्योंकि एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल रहता है। वो ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट की वजह से हो गया। ओके, ये सेल खुद करेगा। खुद कैसे करेगा, इसके बारे में समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस में वेराइटी ऑफ स्टिमुलेंट्स हो सकते हैं, डीएनए डैमेज हो सकता है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ग्रोथ फैक्टर के विड्रॉल की वजह से हो सकता है, या किसी डेथ रिसेप्टर की वजह से हो सकता है। ये सभी कारण हैं एपोप्टोसिस होने के। यदि आपको मैकेनिज्म समझना है तो आपको एक बात का बात याद रखना है, कैस्पेजेज। आपको कैस्पेज समझने हैं। ओके,
कैस्पेज होते क्या हैं? कैस्पेज एक प्रोटीन होती हैं आपकी, जो हेल्प करती हैं सेल की डेथ करवाने में। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कैस्पेज सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीन। इसका फुल फॉर्म क्या है? कैस्पेज हम कैसे बोला इसको? कैस्पेज हमने बोला सी से, क्या बोला? सी से हमने बोला इसको सिस्टीन। क्या बोला सी से हमने इसको? सिस्टीन। एएसपी, एएसपी आप सभी को पता होगा, एस्पार्टिक एसिड को हम बोलते हैं, तो एस्पार्टेट। आगे क्या है? एजिज, एजिज हो गया मतलब प्रोटीएजिज। तो सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीज है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टीन जो है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड यानी एस्पार्टेट अमाइनो एसिड को कट करता है। ओके, हैव प्रोटीटिक एक्टिविटी एंड सो नेम्ड बिकॉज दे कंटेन ए की सिस्टीन रेजिड्यू इन द कैटालिटिक साइड एंड सेलेक्टिव क्लीव द प्रोटीन एज सी टर्मिनल ऑफ एस्पार्टेट रेजिड्यू। अब देखो इसको हम कैस्पेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसी प्रोटीन है जो एस्पार्टेट का जो आप सभी को मतलब अमाइनो एसिड होता है उसको कट करता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टीन। ओके, और इधर आप देख सकते हो, यदि आपको ये समझ आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है कि एपोप्टोसिस में कैस्पेज कितने टाइप की हैं? तो टोटल 12 टाइप की आपके कैस्पेजेस प्रेजेंट होते हैं। इन 12 में से सम इनिशिएटर हैं, सम एक्सक्यूटनर हैं और सम इन्फ्लेमेशन आई हैं। तो आपको इन्फ्लेमेशन अभी नहीं समझना है, इन्फ्लेमेशन को आप स्किप कीजिए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होते हैं एक्सीडेंटल सेल डेथ। ठीक है, एक्सीडेंटल सेल डेथ यानी जो आपकी इंजरी की वजह से हुई है उसको हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, हम एपोप्टोसिस को देखेंगे। तो एपोप्टोसिस में 2 टाइप के कैस्पेसिस होते हैं, एक होते हैं इनिशिएटर और एक होता है आपके एक्सक्यूटनर। तो इनिशिएटर में आपके जो एग्जांपल दूं तो कैस्पेज आपको याद रखना है, कैस्पेज 2, कैस्पेज 9, कैस्पेज 8, कैस्पेज 10। अभी आप रिमाइंड कर लीजिए, माइंड में क्वेश्चन आ भी सकता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ कैस्पेज आर प्रेजेंट इनटू द इनिशिएटर ऑफ द एपोप्टोसिस? तो कैस्पेज 2, कैस्पेज 9, कैस्पेज 10 और कैस्पेज 8, ये 4 टाइप के आपके इनिशिएटर हैं। एक्सक्यूटनर की मैं बात करूं तो कैस्पेज 3, कैस्पेज 6 और कैस्पेज 7, ये आपके कौन से हैं? एक्सक्यूटनर है। आगे इनका महत्व भी आएगा, मैं आपको समझाता हूँ आगे कहाँ यूज है ये। अब देखो, एपोप्टोटिक के 2 पाथवे हैं, एक आपका एक्सट्रिंसिक और एक आपका इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से कोई सिग्नल आएगा और इंट्रिंसिक मतलब अंदर से कोई सिग्नल आएगा। अब देखो बाहर से कैसे आएगा सिग्नल? ए नंबर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स इज स्पेशलाइज्ड टू इंड्यूस द एपोप्टोसिस। these एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स मॉलिक्यूल्स बाइंड विद सेल सरफेस ऑफ द रिसेप्टर नोन एज डेथ रिसेप्टर। आप सुनते जाइए, आपको मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, अभी सुनते जाइए आप। वन टिपिकल एग्जांपल इज FAS. FAS, a member of TNF receptor family. Its ligand is FASL, fatty acid synthase ligand, and homotrimer transmembrane proteins expressed in cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells. The interaction with FAS-L and FAS on the target cells triggered the apoptosis. When the FAS bind its ligand FAS-L and adapted protein called as FAS-associated proteins with the death domain, recruit the FADD. FADD having 2 domain, death domain and death effect domain. अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, अभी देखिए डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा, आप इसी तरीके आपको समझाइएगा। इधर देखो, इधर सबसे पहले किलर लिम्फोसाइट है। मान लीजिए किलर लिम्फोसाइट आपका कोई भी सेल है, ठीक है, आप सभी को किलर लिम्फोसाइट कहाँ प्रेजेंट होता है आप सभी को पता होगा। नीचे क्या है? नीचे जो एक लाइन जैसे दिखी थी आपको ब्लैक जैसी, ये एक सेल प्रेजेंट है। ओके, अब आपको FASL दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा FASL, जैसे लिखा है डेथ लिगेंड, और नीचे क्या लिखा है? FAS, ये क्या है? डेथ रिसेप्टर है। अब देखो लिगेंड क्या होता है और रिसेप्टर क्या होता है आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ। लिगेंड वो होता है जो हमारे शरीर में हार्मोन हो सकता है, या कोई आपका साइटोटॉक्सिन हो सकता है, या एंटीबॉडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है लिगेंड आपका। जब फास एल क्या बताया? फैटी एसिड ऑक्सीडेज का एक लिगेंड है, ये आता है, ठीक है, और इसका जो रिसेप्टर है वो किसी सेल पर प्रेजेंट होगा। जिस सेल की हमने डेथ करवानी है उस सेल में, ठीक है, मान लीजिए हमने पर्टिकुलर सेल की डेथ करवानी है तो उस सेल में फास का कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। ओके, लिगेंड तो हम भेजेंगे, तो लिगेंड मान लीजिए किलर लिम्फोसाइट ने लिगेंड भेजे। लिगेंड कैसे हैं आपके? होमो ट्राइमेरिक, आपको देख रहे हैं 3 आपको डब्बू दिख रहे हैं, ठीक है, 3, 1 2 3, तो 3 लिगेंड भेजे, इसके 3 रिसेप्टर प्रेजेंट हो गए उस सेल में जिस सेल को हमने
एपोप्टोसिस करवानी है, जिस सेल को हमने मारना है, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब देखो जब फास एल और फास आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ये रिक्रूट करेंगे, किसको रिक्रूट करेंगे, FADD को, जैसे मैंने आपको पीछे थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको समझाया है। जब फास एल और फास आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये FADD को रिक्रूट कर रहे हैं। ओके, और FADD क्या चीज़ है, FADD है फास एसोसिएटेड विद डेथ डोमेन। और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो जो फास के DD हैं, फास के पास क्या है, DD का क्या मतलब है, डेथ डोमेन। फास के डेथ डोमेन और FADD के डेथ डोमेन आपस में इंटरेक्ट करेंगे अब। ठीक है, समझिए आप बात। सबसे पहले क्या हुआ, फास एल आया, लिगेंड है ये फास के रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जब फास एल और फास आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये रिक्रूट कर रहे हैं FADD को, और FADD के पास, आपसे को मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन बताया है, इसके पास डेथ डोमेन DD प्रेजेंट है और डेथ इफेक्टर डोमेन DED प्रेजेंट है। अब देखो फास के पास भी डेथ डोमेन प्रेजेंट है। अब देखो फास्ट के पास भी डी तीन आपको दिख रहे हैं, ये प्रेजेंट है, और FADD के पास भी DD प्रेजेंट है। यानी इन सभी के डेथ डोमेन आपस में इंटरेक्ट करेंगे और ये रिक्रूट करेंगे प्रोकैस्पेजेस एट्थ। आप मुझे बताइए कि प्रोकैस्पेज एट्थ क्या चीज़ है, मैंने आपको समझाया पीछे, कौन सा है, इनिशिएटर है कि एक्सक्यूटनर है? तो पीछे मैंने आपको समझाया है ये आपका इनिशिएटर है, कैस्पेज एट्थ आपका इनिशिएटर है। यहाँ पर देखिए कैस्पेज एट्थ आपका क्या है, इनिशिएटर है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। ओके, तो किसने इसको इसको रिक्रूट किसने किया, FADD के डेथ डोमेन ने और फास के डेथ डोमेन ने, इन दोनों ने इंटरेक्ट करके इन्होंने प्रोकैस्पेज एट्थ को रिक्रूट किया। प्रोकैस्पेज एट्थ के डेथ इफेक्टर डोमेन और डेथ इफेक्टर डोमेन ऑफ FADD रिक्रूट करके प्रोकैस्पेज को कन्वर्ट कर रहे हैं कैस्पेज में। प्रोकैस्पेज कुछ नहीं है, जो कैस्पेज है सबसे पहले इनएक्टिवेट फॉर्म में उसको एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, अभी आपको मैं बताऊं या आप समझ चुके हो? आप समझ चुके हो, मैं एक बार आपको इसके बाद समझाता हूँ। ओके, कैस्पेज एट्थ को एक्टिवेट कर दिया गया, कैस्पेज एट्थ प्रो कैस्पेज 3 को कन्वर्ट कर देगा कैस्पेज 3 में। प्रो कैस्पेज 3 क्या है, एक एक्सक्यूटनर है। ओके, मैंने आपको पढ़ाया है। जब प्रो कैस्पेज कन्वर्ट हो रहा है कैस्पेजेस में, तो ये कैस्पेज कर दा एपोप्टोसिस कर देगा, क्योंकि कैस्पेज का काम ही है एपोप्टोसिस करना। ओके, एपोप्टोसिस कैसे करेगा, ये कैस्पेज 3 जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, किसी जिस सेल के न्यूक्लियस को मारना है उसके न्यूक्लियस में जाएगा, वहां पर जिसका भी DNA होगा, अदर मटेरियल होगा, उसको ब्रोक करना स्टार्ट कर देगा, उसको काटना स्टार्ट कर देगा। ओके, काटेगा कहाँ पर, एस्पार्टेट के रेजिड्यू में काटेगा और पूरे DNA को काट देगा भाई। वो DNA कट गया उसका, तो उसको मेन डायरेक्टर कट गया, तो बस सेल तो ऐसा डेथ होगी उसकी, तो एपोप्टोसिस हो गई। तो मैं फास्ट फास्ट आपको बताता हूँ, फास्ट फास्ट समराइज कर देंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट मेथड। किलर सेल आया, किलर सेल के पास फास के 3 डोमेन थे, उसका लिगेंड था, उसका लिगेंड को कोई ना कोई रिसेप्टर होगा किसी भी सेल में जिस सेल को हमने मारना है। तो यहाँ पर फास का डेथ डोमेन प्रेजेंट है, फास और फास एल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ये रिक्रूट करेंगे FADD को। FADD के पास दो चीजें हैं, एक तो डेथ डोमेन है और एक डेथ इफेक्ट डोमेन है। जब FADD के डेथ डोमेन और फास के डेथ डोमेन आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ये प्रो कैस्पेज एट्थ को रिक्रूट करेंगे। प्रो कैस्पेज एट्थ आपका आ गया, तो FADD के जो डेथ इफेक्टर डोमेन है DED और प्रो कैस्पेज एट्थ के जो डेथ इफेक्टर डोमेन है DED, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और प्रो कैस्पेज एट्थ को कन्वर्ट कर देंगे प्रो कैस्पेज एट्थ में। कैस्पेज एट्थ क्या करेगा, प्रो कैस्पेज 3 को कन्वर्ट कर देगा कैस्पेज 3 में, और कैस्पेज 3 आपके कर देगा एपोप्टोसिस। दैट्स ओवर। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे आपको याद रखना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत अच्छा एग्जांपल इसका, ये ओनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं, तो सॉरी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अंदर नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से तो बाहर ही होगा, बट माइटोकॉन्ड्रिया ही सिग्नल भेजता है इसके लिए स्पेशली। यहाँ पर देखिए आप, the defined event during intrinsic apoptosis pathway is mitochondrial outer membrane permeabilization (MOMP). And MOMP cytochrome C is released into the cytosol. Once the cytochrome C bind with the adapter protein alpha 1
एंड दिस अपार्टमेंट फॉर्मिंग द एपोप्टोसोम्स। और बाकी क्या लिखा है इसमें, इसमें एपोप्टोसिस कन्वर्ट हो जाएगा तो एक कार्ड को एक्टिवेट कर देगा, कार्ड रिक्रूट करेगा, एक्टिवेट करेगा कैस्पेस 9 को। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पर आपको मैं इमेज के साथ सुझाता हूँ, आपको थ्योरेटिकल सेक्शन में खुद पढ़ना है। यहाँ पर देखो माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है सर स्टार्टिंग में, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वहां पर एक पोर जैसा है। ये पोर कैसे बना, इसका भी एक लॉजिक है, उसको मैं बाद में बताता हूँ। इसमें एक पोर प्रेजेंट है और पोर के माध्यम से साइटोक्रोम सी बाहर निकल रहा है। आप सभी को पता होगा साइटोक्रोम सी आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की उसमें प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से साइटोक्रोम सी बाहर निकल रहा है एमओएमपी के माध्यम से। एमओपी है माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमलाइजेशन। और ये आपका साइटोक्रोम से जो बिंदी जैसे दिख रही है ये है, ये एपाफ वन मान लीजिए एक प्रोटीन है जो सेल के बाहर पड़ी हुई है। एपाफ वन के साथ ये बाइंड अप करेगा और ये एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ द एपाफ वन बाय साइटोक्रोम सी एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एटीपी टू एडीपी। अब देखो जब साइटोक्रोम सी एपाफ वन के साथ ज्वाइन कर गया तो इसने क्या किया, इसने एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर दिया, ये हाइड्रोलाइसिस भी हो गई और ये एक असेंबली बना दी। एपाफ वन जैसे कितने एपाफ है, 7 अपाफ है हमारे पास। एपाफ की फुल फॉर्म क्या है, एपाफ की फुल फॉर्म है आपकी एपोप्टोटिक प्रोटीएजेज एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो ये कितने हैं, 7 फैक्टर हैं और सातों के पास क्या है, साइटोक्रोम है। जब ये सातों का ऐसा असेंबली बनाएंगे तो ये रिक्रूट करेंगे प्रोकैस्पेस 9 को। प्रोकैस्पेस 9 आप सभी को बताओ क्या होता है, मैंने आपको बताया कौन सा है। प्रोकैस्पेस 9 क्या है, आपका एक्सटिटनर है या आपका इनिशिएटर है, आपको वहां पर देख लेना है। उसके बाद ये टारगेट एपोप्टोसिस कर देगा। ओके, प्रोकैस्पेस 9 आपका और प्रोकैस्पेस 3 पता आपको क्या है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक पोर बन जाता है। तो पोर कैसे बनता है, तो VCL2 फैमिली हेल्प कर रही है पोर करने में। एक आपके प्रो एपोप्टोटिक मेंबर और एक एंटी एपोप्टोटिक मेंबर है। प्रो जो एपोप्टोसिस करेंगे, एंटी जो एपोप्टोसिस नहीं करेंगे। अब देखो प्रो में क्या हो रहा है, प्रो में आपके पास है BH123 और BH3 ओनली प्रोटीन। आपको रट लो, जितना हो सकता है रट लो इनको। प्रो वाले कौन से हैं जो एपोप्टोसिस कर रहे हैं, वो है BH123 और BH3 ओनली। BH123 के एग्जांपल है बैक्स बैक एंड बॉक्स। और BH3 के हैं बिम पुआ नोग्जा बिक बैड बिब। ओके, और एंटी एपोप्टोसिस के दो हैं, एक है BCL2 और एक आपके VCLXL। ओके, यही आपके पोर क्रिएट करते हैं वहां पर। ओके, कैंसर, तो कैंसर तो हर एक बच्चे को पता होगा। मैं आज 2 टॉपिक कवर कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं लग रहा मुझे भी, क्योंकि आप सभी को पता होगा प्रैक्टिकल चले हैं, मेरे भी फाइनल प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया है। तो MSc के प्रैक्टिकल चले हैं फर्स्ट सेम के, तो सेकंड तो यहाँ पर टाइम ही नहीं लगा मुझे और आज भी शायद कल भी ना लगे, बट ऐसे डालूंगा, मैं कोशिश फुल करूंगा। तो कैंसर की मैं बात करूँ तो कैंसर ए नॉर्मल सेल अंडरगोज रेगुलेटेड डिवीजन डिफरेंशिएशन एंड एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ। When normal cells have lost the user control over the division, differentiation, and apoptosis, they become to tumor cells. And so a tumor is known as neoplasm, and result is the abnormal proliferation of cells without differentiation and apoptosis. The proliferation of the tumor cells and the progressive increase in the tumor size eventually lead to the breach into the barrier between the tissue, leading to the tumor invasive and surrounding the tissues. Okay. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉर्मल सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, एपोप्टोसिस कर रहा है। बट अगर ये तीनों एबिलिटी किसी सेल की खत्म हो गई, लॉस्ट हो गई, तो वो बन गया भाई ट्यूमर सेल बन गया वो। ओके, ये आपका ट्यूमर सेल भाई। जेनेटिकली अल्टर्ड एपिथेलियल सेल्स, थोड़ा सा बता, इन्वेस्टिगेट हुआ, आगे जाके मेटास्टेसिस की। यहाँ पे देखो 2 टाइप का ट्यूमर होता है, क्या होता है, बेनाइन ट्यूमर और होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। Tumor can be either benign tumor or malignant tumor. The benign tumors remains clustered together in a single mass and cannot spread to other sites. Benign tumor होता क्या है, जैसे आपको देखोगे पिंपल हुआ आपको, या आपको मुहासा हुए, या आपको कहीं पर मोल हुआ, तो वो आपका एक बिनाइन ट्यूमर है कि एक ही स्थान पर एक बहुत जैसा मांस का कुछ गुच्छा जैसा हो गया हो एक ही जगह पर, बट वो जा नहीं रहा है, किधर किधर घूम नहीं रहा है, वो एक ही सीट पर टिका हुआ है, तो उसका हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। और बिनाइन ट्यूमर को हम बोल नहीं सकते कि ये ट्यूमर है, ये एक जनरली ट्यूमर की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, बस इसको बोलते हैं कि ट्यूमर है। ओके, नॉन टॉक्सिक है, नॉन हार्मलेस है, कोई हार्म भी नॉन हार्मफुल है, कोई भी आपको ये डिजीज कोज नहीं करने वाला है ये। उसके बाद
ट्यूमर सेल दैट डू नॉट रिमेन्स इन लोकलाइज्ड एंड इनकैप्सुलेटेड बिकम्स प्रोग्रेसिव इन्वेसिव एंड मेटास्टेसिस। जो ट्यूमर सेल आपका इन्वेसिव और मेटास्टेसिस करेगा वही आपका क्या है, ट्यूमर सेल है। जैसे मलिग्नेंट ट्यूमर को ही कैंसरस ट्यूमर बोलते हैं। ओके, कैंसरस ट्यूमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इन्वेसिव है। मैं आपको वर्ड आगे बताऊंगा इन्वेसिव का क्या मतलब है और मेटास्टेसिस का क्या मतलब है। बहुत डिफरेंस दोनों में, आपको क्या लगेगा तो इन्वेसिव और मेटास्टेसिस एक ही है, बट नहीं, इन्वेसिव और मेटास्टेसिस में काफ़ी डिफरेंस है। आगे मैं बात करूं तो मोस्ट कॉमन ह्यूमन कैंसर एपिथेलियल ओरिजिन सेल्स कैंसर इज। क्वेश्चन आपको आ सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। मोस्ट कॉमन ह्यूमन कैंसरस आर ऑफ द एपिथेलियल ओरिजिन। कहाँ पर होता है? तो ऐसा हो सकता है कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन में कैंसर कहाँ पर होता है, तो एपिथेलियल सेल में होता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कार्सिनोमा। जब एपिथेलियल सेल में आपका कैंसर हो तो उसे हम बोलते हैं कार्सिनोमाज। जब कार्सिनोमा को हम डिवाइड किया तो दो कैटेगरी हमने किया, स्किमोसिस एंड कार्सिनोमाज एंड एपिथेलियल प्रोडक्टिव सेल लेयर विद एडिनो कार्सिनोमा अराइज फ्रॉम द सिक्रेटरी एपिथेलिया। दो एपिथेलिया। उसके बाद सार्कोमा क्या होता है? कार्सिनोमा तो हो गया, एपिथेलियल सेल वाले कैंसर को बोलते हैं कार्सिनोमा। बट सार्कोमा कैसे कहते हैं? सार्कोमा आर द कैंसर ऑफ द मेसेनकाइम्स। जो मेसेनकाइम की जो लेयर है उसमें यदि कैंसर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सार्कोमास। और मेसेनकाइम में क्या हो सकता है? बोन आ जाएगी, आपकी कार्टिलेज आ जाएगा, सॉफ्ट टिश्यू आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हिमेटोपोइटिक कैंसर होता है। हिमेटोपोइटिक कैंसर हिमीन्स वर्ड से आपको समझना चाहिए। इसको हम बोलते हैं ब्लड वाला कैंसर। इसमें कौन कौन से टाइप है? इसमें 3 टाइप है। एक आपका ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया कैसे कहते हैं हम? कैंसर ऑफ द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू इंक्लूडिंग बोन मैरो। यदि बोन मैरो में कैंसर होता है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकीमिया। यदि माइलोमा होता है, माइलोमा होता है कैंसर ऑफ द प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल में कैंसर हो जाए तो बोलते हैं माइलोमाज। यदि आपका कैंसर लिम्फेटिक ऑर्गन में हो जाए, लिम्फ नोड्स में हो जाए तो उसमें बोलते हैं लिम्फोमा। न्यूरो एक्ट्रोडर्मल कैंसर भी होता है जो आपका ब्रेन में होता है। ओके, क्लोनल इवोल्यूशन इन कैंसर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज क्या है कैंसर की। तो पहली है इमोर्टलाइजेशन। इमोर्टलाइजेशन मतलब अमर है, सेल कंटिन्यू डिवाइड ही कर रहा है, उसकी कोई भी ऐसा नहीं कि सेल रुक जाए, सेल रुक ही नहीं रहा है। वैसे तो नॉर्मल सेल आपके विट्रो हो चाहे वीवो हो वो रुक जाता है, बट जो कैंसर सेल है वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूस डिवाइड ही करता जा रहा है। उसके बाद लॉस ऑफ एंकर्ड डिपेंडेंट्स। मोस्ट नॉर्मल सेल्स मस्ट बी अटैच्ड टू द रिजिड सबस्ट्रेटम। देखो जितने भी आपके नॉर्मल सेल हैं वो किसी रिजिड सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाते हैं, उसके बाद वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। बट जो आपका कैंसर सेल होते हैं वो किसी रिजिड सेल पर स्वाय वो फ्लूइड में भी जैसे तरे हुए हैं तो तरह तरह पर डिवाइड कर रहे हैं। नॉर्मल सेल को डिवाइड करने के लिए कुछ कोई ना कोई इसको सबस्ट्रेटम चाहिए, किसी से अटैच होंगे तभी डिवाइड करेंगे भाई। बट जो कैंसर सेल होते हैं वो तरे हुए पानी में भी डिवाइड हो जाएंगे। जैसे आपने बीकर में पानी लिया, सेल डाला, चाहे सेल तर रहा है आपको ऊपर सतह में फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट करते करते वो डिवाइड भी कर रहा है, जिसको बोलते हैं लॉस द एंकोर्स डिपेंडेंस। उसके बाद डिक्रीज द डेंसिटी डिपेंडेंट इन्विशन एंड प्रोलिफरेशन। कॉन्टैक्ट इन्विशन। कॉन्टैक्ट इन्विशन तो आप सभी को पता होगा, बट कॉन्टैक्ट इन्विशन, कॉन्टैक्ट इन्विशन क्या होता है? नॉर्मल सेल जब ग्रो कर रहा है तब तब तक ग्रो करता रहेगा जब तक कोई नेबरिंग सेल इसके साथ अटैच नहीं होता। जब नेबरिंग सेल ग्रोइंग सेल के साथ अटैच हो जाएगा तो वो स्टॉप डिवाइडिंग। ओके, यहाँ पर पढ़ सकते हो आप, नॉर्मल सेल माइग्रेट अक्रॉस द सरफेस ऑफ द कल्चर डिस्क अंटिल दे मेक द कॉन्टैक्ट विद द नेबरिंग सेल। फर्दर सेल माइग्रेशन इज देन इनविटेड एंड नॉर्मल सेल अडर टू ईच अदर फॉर्मिंग द ऑर्डर्ड लेयर। देखो जैसे आपका डिवाइड कर रहा है नॉर्मल सेल, उसके बाद जब कोई नया सेल इसके साथ अटैच हो गया तो वो क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा डिवाइडिंग। ओके, बट कैंसर सेल है उसमें कॉन्टैक्ट इन्विशन का कोई लॉजिक नहीं है, वो लगातार आपका डिवाइड करता जा रहा है। ओके, और एक दूसरा लेयर ऊपर 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 लेयर बढ़ती जा रही है, मल्टी लेयर बन जाएगा वो। अब यहाँ पर देखो इनवेसिवनेस और मेटास्टेसिस में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको पीछे बताया था। One of the most important characteristics of the cancer can is invasiveness and metastasis. Invasiveness refers to the ability of tumor cell to invade the neighboring tissue. इनवेजिवनेस क्या है? किसी भी ट्यूमर सेल की जो क्षमता है, एबिलिटी है, किसी नियर बाय जो साथ वाले सेल को इन्वेड करने की, यानी उसमें घुसने की, उसकी मतलब सेल की साथ वाले सेल में घुसने की प्रॉपर्टी को हम इनवेजिवनेस कह रहे हैं। बट इन केस ऑफ द मेटास्टेसिस एबिलिटी ऑफ कैंसर टू माइग्रेट टू द न्यू लोकेशन एंड प्रोलिफरेट टू प्रोड्यूस सेकेंडरी ट्यूमर। मेटास्टेसिस में मान लीजिए कैंसर हुआ है भाई उसके पैर में या उसके लातों में,
ठीक है, लेग्स में कैंसर हो गया, बट वो कैंसर सेल मूव करता 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 उसके गले तक आ गया, ये मुंह तक आ गया, ये दिमाग तक चला गया, तो वो उस प्रोसेस बोलते हैं मेटास्टेसिस। बट इनवेजिवनेस में होता है कि साथ वाला टिश्यू, साथ वाला सेल को नुकसान पहुंचाएगा, वो जाएगा नहीं, मूव नहीं करेगा वो, बट साथ वाले सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वो इनवेजिवनेस एंड मेटास्टेसिस बहुत अच्छे प्रोसेस है, अच्छी क्या प्रोसेस है, कैंसर की प्रोसेस है। ओके, उसके बाद first, malignant cells generally secrete proteases that digest the extracellular matrix component and allow the cancer to invade neighboring cells. Second, cancer cells also secrete the growth factor that promote the formation of the new blood vessels, angiogenesis. What is angiogenesis? Angiogenesis होती है कि जो कैंसर सेल होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर खुद रिलीज करता है कि साथ वाला टिश्यू क्या बहुत ही ज़्यादा वो क्या कर दे, डिवाइडिंग कर दे। डिवाइडिंग करेगा तो कैंसर बन जाएगा ना वो। ओके ओके ओके, then discuss later about next topic। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या बनाता हूँ मैं आपके लिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एपोप्टोसिस पढ़ लीजिए, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाला हुआ टेलीग्राम चैनल का, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।